बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनकी परीक्षा कल होने वाली है। और आज आप लोगों की परीक्षा हुई होगी। निश्चित तौर पर आपके सारी बातें जो मैंने पेपर मतलब कि 1 की अर्थात जो शिक्षा शास्त्र का इससे पहले वाला मॉडल पेपर मैंने दिया था, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए होंगे। तो आज हम बात करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के और आगे के जो चैप्टर्स बचे हुए थे उनके बारे में, यानी कि आप सेकंड पेपर से। और आपको बता दूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक ही पेपर होगा, उसी में लगभग 25 चैप्टर समाहित होते हैं। और उन 25 चैप्टर का नाम भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ठीक है। और जल्द ही मैं आपको बता दूं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही नाम आप डॉक्टर जो हाँ डीडी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस समय पेपर चल रहे हैं। तो जो है आज पेपर हुआ होगा, कल पेपर होगा आपका। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियां, यही आपके पेपर का नाम है। पेपर 1 का भी ये नाम, पेपर 2 का नाम यही, यानी कि जो 8 इकाई हम लोग आपको पढ़ाएंगे, 8 इकाई पढ़ना है आपको, ओके। तो 8 इकाइयों में मुख्य रूप से बात की जाए तो 4 इकाई पेपर 1 में और 4 इकाई पेपर 2 में। तो इससे पहले मैंने शुरुआत के लगभग कितने प्रश्नों को देख लिया भाई। शुरुआत के मैंने जो है लगभग और लगभग आपको बता दूं कि मैंने 12 प्रश्नों के आसपास, ओके, मैंने कितने प्रश्नों को आपको बताया है। तो शुरुआत के मैंने लगभग 12 चैप्टर्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे उनको बताया और चैप्टर्स के बारे में भी मैंने समझाया। तो ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और लगभग 25 चैप्टर को मिला करके आपका है उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं विभिन्न चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। तो देखिएगा जो है मैंने पहला चैप्टर आपको क्या बता दिया। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो। पहले हमने प्राचीन काल में शिक्षा देखा, यानी कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसके बारे में जाना, उसमें गुरुकुल पद्धति क्या थी इसके बारे में जाना। इसके बाद में हमने चैप्टर 2 में प्रवेश किया और प्राचीन भारतीय बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हमने समझा, उसके द्वारा जो बनने वाले प्रश्न थे उनके बारे में आपको बताया। इसके बाद में हमने चैप्टर 3 में प्रवेश किया। चैप्टर 3 में प्रवेश करने के बाद में हमने आपको मध्यकालीन शिक्षा के बारे में बताया। और मध्यकाल में जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे, और तो उनकी शिक्षा का प्रभाव या उनकी शिक्षा क्या रही उस समय, यानी कि मकतब और मदरसों में किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही थी उसके बारे में मैंने समझा। इसके अलावा जब हम चौथे चैप्टर में प्रवेश करते हैं तो हम सन 1813 ईस्वी से लेकर के 1833 ईस्वी इन सभी के जो आज्ञा पत्र रहे हैं, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद रहा है, यानी कि जो प्राचीन विवाद या फिर जो हम लोगों का विवाद, यानी कि पाश्चात्य विचारधारा और जो हमारी प्राचीन विचारधारा है, इनमें विवाद खास करके रहा, लॉर्ड मैकारे वगैरह, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास। इसके अलावा हम जब 5वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो 5वां चैप्टर जो आपका होगा वो ही, उसका नाम ही है मैकाले का विवरण पत्र। क्योंकि मैकाले जो था वो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का एक प्रकार से धुरी माना जाता है, आधार माना जाता है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का भी, जो आधुनिक समय में आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे। और मज़ेदार बात यह है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई तो उसके जो द्वारा जो बताई गई शिक्षा नीति थी उसको कहीं ना कहीं पे खंडित किया गया और एक नई शिक्षा नीति भारतीयों के द्वारा बनाई गई, हमारे समक्ष आई है। और ये बड़ी अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी आपको पढ़ना है, आज उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि वहां से आपके एग्जाम से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो मैकाले जो था एक प्रकार से इसके बारे में बताया था कि मैकाले क्या था, किसने जो है भारत को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखा। कहा कि पूरे के पूरे जो है पूर्वी देशों के अगर पूरे के पूरे साहित्य को मिला लिया जाए, यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी में जा करके कोई एक पुस्तक उठा ले अगर, तो उसके ज्ञान के बराबर है, ऐसा बोला था इसने। तो इसके बारे में तो जो है मैंने बता ही दिया था। वही 6वां आपका चैप्टर में प्रवेश करता हूँ तो वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया, और मैकाले का जो विवरण पत्र आया था वो 1835 में आया था। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आता है, उसके बारे में जानेंगे, मतलब जाना हमने। उसके बाद में हमने 7वें चैप्टर में प्रवेश किया और 7वें चैप्टर में हमने आपको क्या बताया, भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग के बारे में बताया। हंटर आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग एक ही बात है। 1882 ईस्वी में यानी कि 1882 में आपका ये आता आयोग। इसके बाद में 8वां जो चैप्टर हम बताए हैं आपको, गोखले का बिल। गोखले का बिल कब आया, 1911 ईस्वी में गोखले के बिल के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में 9वां जो आयोग आता है आपका, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो है ये 17 में यानी कि 1917 ईस्वी में आता है, इसके बारे में हमने बताया। और जो 10वां चैप्टर आपका था उसके बारे में मैंने क्या समझा, हार्टांग आयोग के बारे में, यानी कि 1929 यानी 1929 ईस्वी का जो हार्टांग कमीशन था यानी हार्टांग आयोग, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद में 11वां चैप्टर में मैंने जो है प्रवेश किया, उसमें मैंने आपको क्या बताया, वर्धा शिक्षा योजना से जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे उसको बताया। और बुनियादी शिक्षा, नई तालीम जो है शिक्षा व्यवस्था में, उसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद में हमने चैप्टर 12 में प्रवेश किया और चैप्टर 12 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को वहाँ पर डिस्कस किया। और जिसमें मैंने सार्जेंट योजना, चैप्टर 12 का क्या नाम है, सार्जेंट योजना।
तो उसके बारे में सार्जेंट प्लान के बारे में हमने चर्चा करी। अब आगे हम देखेंगे चैप्टर 13, 14, 15 इस प्रकार से 25 तक हम चलेंगे और जानेंगे कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या नाम है और कौन कौन से प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 में हम पहुँचते हैं और आसानी समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा शास्त्र का ये मॉडल पेपर है। पेपर जो है आपका जो 2 वाला होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके उसी दृष्टि से बनाया जा रहा है। लेकिन अन्य विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, उनके लिए बात की जाए अगर ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा हो जिस भी विश्वविद्यालय की, तो उसके लिए 100% कारगर ये भी मतलब कि ये वीडियो सिद्ध होगा 100% कारगर। और इससे पहले वाला जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से शुरुआत के जो 12 चैप्टर हैं उसमें मैंने बताया है, और जो है इसके बाद में 13 से लेकर के 25 नंबर चैप्टर तक इस वीडियो में हम आज के वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिक्सचर होगा, लेकिन जिन DDU का जो होने वाला तो पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 13 के बाद जो एक प्रकार से चैप्टर आएंगे वो कहीं ना कहीं पे बाद वाली इकाई के नहीं 4 इकाइयों की, तो वो पेपर 2 में चले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय इसी प्रकार से जिनके 2 पेपर होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए बाकी राम मनोहर लोहिया वगैरह का जो पेपर होने वाला है वो जो है हो सकता है लिखित हो चुकी, फर्स्ट सेमेस्टर में लिखित हुआ था। इस प्रकार से कुछ नियम हो सकता है मेरे हिसाब से लगा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय के अगर नियमावलियों को देखें तो इसके हिसाब से लग रहा है कि जिन विश्वविद्यालयों का परीक्षा जैसे हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक उसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर में करवाई जाएगी। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय थोड़ा सा पैटर्न हो सकता है चेंज कर ले, तो जैसी परीक्षा आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में हुई थी वैसी लिखित मतलब कि वैसी परीक्षा आपकी सेकंड सेमेस्टर में हो सकती है। ये 80% यही चांसेस हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करिएगा। ओके, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का ऑब्जेक्टिव हुआ था, कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हुई थी, और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षा लिखित ही हुई थी। तो लिखित का मॉडल पेपर जल्दी मैं दूंगा, तो आप उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें प्रश्न रखें, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये प्रबल दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, तो चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 13 का आपके नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये आपके जो है चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 13। ओके, इसकी बात की तो केंद्रीय भारत सरकार ने इस सुझाव पर अमल करते हुए 14 नवंबर 1948 ईस्वी को शिक्षाविद थे उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कर दी गई। और इस आयोग को ही राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी पुकारा था, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष यही थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस शिक्षा विशेषज्ञों में अगर सदस्यों की बात की किसको किसको बुलाया गया था, तो यूके और यूएसए के विशेषज्ञों को भी इसमें बुलाया गया था। और इस आयोग की नियुक्ति केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, ये बात भी जान लीजिएगा। इसमें कई चीज़ें हैं, इस आयोग के कार्यक्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे किसी दिन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बहुत सारी सुझाव भी रहे, सिफारिशें भी रही, जैसे कि उनमें से एक सिफारिशें जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा ऐसे छात्रों का निर्माण करें जो सांस्कृतिक धरोहर एवं मूल्यों को बनाए रखें, या इसी प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करें जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को अपना प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकें। इस प्रकार से चीज़ें थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अपने छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर समान रूप से ध्यान दे, इस प्रकार से कई चीज़ें इसमें बताई गई। और अलग अलग प्रकार से विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्य कई प्रकार के थे, उसकी संरचना भी आप देखेंगे तो उसमें स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का रखा गया, पर स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल का रखा गया, शोध कार्य का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया। और इसी प्रकार से उच्च शिक्षा का वर्गीकरण जो है 3 वर्गों में किया गया था, एक तो कला वर्ग, एक विज्ञान वर्ग और व्यावसायिक यानी तकनीकी वर्ग। यानी आप देखते नहीं कि जो है एक तो होता नहीं कि हाँ एक आप क्या करोगे, आप एक कला यानी कि आर्ट साइड, एक साइंस साइड, और एक आप जो है व्यावसायिक वर्ग यानी तकनीकी वर्ग रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे व्यावसायिक वर्गों में भी आप देखेंगे तकनीकी वर्गों में यानी व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा में 6 प्रकार की चीज़ों को बांटा गया था। जैसे पहली कृषि, अगर आप AG वगैरह करते हैं, इंजीनियरिंग या तकनीकी शिक्षा लेते तो वो दूसरी, तीसरी चिकित्सा, चौथा कानून की पढ़ाई करते, पांचवा वाणिज्य की यानी कॉमर्स वगैरह, छठवा शिक्षक प्रशिक्षण की यानी कि आप जो है कि वही तैयारी करते हैं शिक्षक वगैरह के प्रशिक्षण के लिए, टेट वगैरह जो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये सब है बीएड वगैरह, तो बीएड वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उस शिक्षा के उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम भी आप देखेंगे इस समय थोड़ा बहुत सही हुआ। उसके अलावा आप तमाम प्रकार की चीज़ों को देखेंगे। हालांकि अब हम यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को ना बताते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके कैसे बनेंगे उसको बताएंगे, क्योंकि लेकिन अच्छा। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कई सारे दोस्त थे, जैसे कि ग्रामीण विश्वविद्यालय सुझाव आप व्यवहारिक है यहाँ का, आदर्शवादिता पर आधारित है शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा के वेतन मान में भेदभाव किया गया है इसमें, और धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता इसमें रखी गई है। तो ये सब दोष कहीं ना कहीं पे माने आते हैं। और इसके अलावा प्रबंधकारिणी समिति का सुझाव भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो इसका एक दोष ही माना आता है। तो ये तमाम प्रकार से कहा जा सकता है कि इस आयोग की अगर बात किया है तो देश की वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन की जरूरत अनुभव की
और उसके अनुसार विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए और उनके क्रियान्वयन से उच्च शिक्षा में अत्यधिक प्रगति भी हुई। और निश्चित तौर पर ये जो है एक प्रकार से बहुत ही जो है सुझाव इसका जो था इस आयोग का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग का, बड़ा ही अच्छा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सुझाव एक सर्वदा उचित नहीं था, ये सर्वदा उचित था, लेकिन कुछ दोष थे। हर एक प्रणाली में दोष होते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। सॉरी, देखिए पहला प्रश्न आपके समझ है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। बताइए कब की गई थी? कब की गई थी? मैंने आपको बताया था 1948 को। कब? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? ये नियुक्ति की गई थी, बात ध्यान रखेंगे। कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को ये नियुक्ति हो गई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और किसके अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई? क्या यहाँ पर 4 नवंबर लिखा है क्या? 4 नवंबर नहीं, यहाँ पर 14 नवंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 14 नवंबर। अभी भी मैंने बताया आपको 14 नवंबर, बिल्कुल यहाँ पर 14 लिखिएगा आप। 14 नवंबर को नियुक्ति हुई थी किसकी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समझ क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है भाई? बताने का प्रयास करेंगे। सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या मुदालियर आयोग? अभी भी मैंने बताया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, राधाकृष्णन आयोग का लक्ष्य क्या था? शिक्षकों में गुणवत्ता लाना, या शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाना, या उच्च शिक्षा में विकास करना, या फिर ये सभी चीज़ें थी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, ये सभी चीज़ों का लक्ष्य रखा गया था। यानी शिक्षकों की गुणवत्ता में एक प्रकार से उसमें गुणवत्ता लाना, शिक्षकों में, शिक्षकों की विचारधाराओं में, इसके अलावा शिक्षण के स्तर को भी ऊंचा उठाना, इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी विकास करना, ये सब राधाकृष्णन आयोग के जो है लक्ष्य थे, यानी कि उद्देश्य थे। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया किसको? चिकित्सा शिक्षा का विकास को, या तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास को, या शिक्षण प्रशिक्षण का विकास को? तो मैंने 6 प्रकार से आपको बताया था। तो निश्चित तौर पर आपका ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो आप आगे मतलब आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को, ये तमाम सारी तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई करवाई, प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षण प्रशिक्षण में, और कृषि वगैरह वाणिज्य, इन सभी को दिया जाए। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे। एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, बात ध्यान रखेंगे। राधाकृष्णन आयोग के सदस्य कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या LS मुदालियर थे, या डॉक्टर ताराचंद थे? बताइए राधाकृष्णन आयोग के सदस्य कौन थे? तो ये तीनों लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा, ये सभी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, यानी किस आयोग ने दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था, या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसी ने दिया था ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने चैप्टर 13 के से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा किया। अब हम समझेंगे चैप्टर 14 से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर चैप्टर जो है आपका, उसका क्या नाम है भाई? समझ लेते थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 14 का क्या नाम है, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू अगर जान लेंगे तो सही रहेगा। 14 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था ये जो है 1952 से 53 ईस्वी के आसपास जो है ये आता है। ये आयोग कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। और इस आयोग के जो एक प्रकार से अध्यक्ष कौन, या फिर इस आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, मुदालियर आयोग। क्या किस नाम से? मुदालियर आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और शिक्षा को और प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड ने भारत सरकार को एक आयोग के गठन का सुझाव दिया, और जिसे स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने क्या किया? 23 सितंबर का दिन था। कब? क्या डेट क्या है? 23 सितंबर 1952। कब? 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उस समय तत्कालीन जो है कुलपति थे डॉक्टर जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनका पूरा नाम है। इन्हीं की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई थी, और इसीलिए इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो भाई माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952 या फिर 53 के आसपास तक पूरा लागू हो गया। 23 सितंबर 1952 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उस समय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग जो है इसकी घोषणा की जाती है
किसकी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के पश्चात अपने सुझाव एवं संस्तुतियों को 15 अध्याय एवं 24 पृष्ठों में अंकित करके प्रतिवेदन तैयार किया और उसे 29 अगस्त कब किया था? ये 23 सितंबर 1952 को ये एक प्रकार से नियुक्ति की घोषणा की गई थी इस आयोग की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद में 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सामने इसको प्रस्तुत किया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कब प्रस्तुत किया गया था? 29 अगस्त 1953 ईस्वी को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था। क्या क्या था? 15 अध्याय थे उसमें और 24 पृष्ठों में जो है पूरा का पूरा वो जो है कमीशन यानी कि जो आयोग था उसके द्वारा जो सिफारिशें थी कि शिक्षा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। ओके, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको 52-53 बोला था। क्योंकि 52 में आप देखेंगे 52 में जो है इसकी नियुक्ति होती है कि हाँ ये जो है आयोग बनेगा और इसको भारत सरकार के समक्ष 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम जब भी लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग तो 1952-53। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इस समय इसके अध्यक्ष कौन कौन थे भाई, इसको सुन लीजिएगा। जब ये आयोग बना तो इसके अध्यक्ष कौन थे तो आपको पता ही होगा, जो है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी जो थे, ये मुदालियर मतलब जो मुदालियर थे, ये जो है उस समय के क्या थे भाई, उस समय के कुलपति थे। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय के वो बनाए गए थे। ओके, और ये अध्यक्ष थे। श्री A.N. बसु प्रिंसिपल सेंटर ऑफ जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के थे, सचिव थे वो, ये सचिव बनाए गए थे इसमें। डॉक्टर जो है M.S. चारी जो एजुकेशन ऑफिसर थे वो बनाए गए। उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार सह सचिव, ये सब जो है इसके सदस्य थे। इसके अलावा अन्य सदस्यों में आप देखेंगे तो जो है श्रीमती हंसा मेहता थी और उप कुलपति थे जो है। इसके अलावा जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय के भी सदस्य इसमें थे। इसके अलावा आप देखेंगे और भी लोग इसमें शामिल थे, जैसे कि जो है उदयपुर के भी कुछ लोग, या इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि और जो है जैसे कि जो है श्री J.A. जो है तारापुर वाला जी थे, डायरेक्टर हैं ये ऑफ मतलब डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बम्बई। तो ये सब लोग थे उसमें शामिल। तो ये सब एक प्रकार से इस आयोग के क्या थे भाई, सदस्य थे। ओके, ये बात क्लियर है। अब आगे हम समझते थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें हुई। इस बात को लेकर के अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। हालांकि इसके तमाम प्रकार की चीज़ें रखी गई। इसमें आप देखेंगे कई विषय हाई स्कूल से लेकर के जूनियर माध्यमिक तक तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया गया। और ये भी बताया गया कुछ आंतरिक विषय होते हैं, कुछ वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय में जैसे बताया कि मातृभाषा हो गई, प्रादेशिक भाषा, इस सभी की शिक्षा दी जाए। शास्त्रीय चीज़ों के बारे में बताया जाए। हिंदी उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनको हिंदी एक प्रकार से पढ़ाई जाए। इस प्रकार से अंग्रेजी के अलावा एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा का ज्ञान करवाया जाए। हिंदी के अलावा एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान करवाया जाए। एक शास्त्रीय भाषा का ज्ञान करवाया जाए। इस प्रकार से इसमें रखा गया। इसके अलावा वैकल्पिक विषय में आप देखेंगे तो वैकल्पिक विषय में इसमें क्या क्या रखा गया, मानव विज्ञान रखा गया। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, संगीत, गृह विज्ञान, ये सब रखा गया। विज्ञान, और इसके अलावा आप देखेंगे कला वर्ग में तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो विज्ञान वर्ग था, साइंस वर्ग, उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और शरीर विज्ञान या स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब रखा गया। ओके, समूह 3 में आप देखेंगे तो प्राविधिक या फिर व्यवहारिक विज्ञान जो रखा गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, विद्युत इंजीनियरिंग हो गया, ये सब रखा गया। इसके अलावा समूह 4 में आप देखेंगे तो वाणिज्य संबंधी चीज़ें जैसे कि बही खाता वगैरह, वाणिज्य भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या शॉर्ट हैंड या टाइपिंग जो टाइप राइटिंग होती है, ये सब। इसके अलावा कृषि वगैरह को 5वें समूह में रखा गया। सामान्य कृषि, पशुपालन, औद्योगिक या बागवानी, इन सभी के बारे में बताने का प्रयास किया गया। और तमाम प्रकार की चीज़ें थी। अब इसके बारे में हम विस्तार से किसी दिन चर्चा कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। हालांकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम से बन सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और माध्यमिक शिक्षा का पहला आयोग जो था, अगर वो कोई था तो स्वतंत्र मतलब स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ये दूसरा आयोग था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा का ये पहला आयोग था, यानी कि जो भारत आज़ाद होने के बाद में ये पहला आयोग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, जो ये था। ओके, मुदालियर कमेटी। देखते हैं भाई, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग का जो है कार्य क्षेत्र क्या था, तो माध्यमिक शिक्षा इसका कार्य क्षेत्र, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसके अध्यक्ष के बारे में आपको पता ही होगा। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या है आपके समक्ष कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुतियां थीं। क्या संस्तुतियां थी भाई? तो देखिए पाठ्यक्रम का व्यवसायीकरण ये थी, बिल्कुल संस्तुति थी। बहुउद्देशीय विद्यालय ये भी था और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ये भी था, यानी कि ये सभी जो है इसकी संस्तुतियां थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नई शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप
प्रश्न क्या है, नई शिक्षा व्यवस्था के प्रारूप के पक्षों की संस्तुति की। 4 पक्ष या 5 पक्षों में या 6 पक्षों में, बताइए। नई शिक्षा व्यवस्था ने प्रारूप के पक्षों की संस्तुति की थी, तो 6 पक्षों में। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, 6 पक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्य कौन थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्य थे, कौन कौन थे भाई, तो डॉक्टर हंसा मेहता, केसी सैदेन और डॉक्टर के एल श्रीमाली, ये सभी लोग क्या थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख सदस्य यानी मुदालियार आयोग के। अगला प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, व्यक्ति का विकास करना बिल्कुल, व्यावसायिक दक्षता का विकास करना बिल्कुल, जनतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना, तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, उपर्युक्त सभी, यानी माध्यमिक शिक्षा के सारे उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ओके, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोगों को मज़ा आ रहा है। आपकी परीक्षा जो कल होने वाली है उसमें आप सोचिएगा लगभग सारे के सारे प्रश्न आप करके ही आओगे, और आने वाले जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उनको तो तोड़ मरोड़ करके आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में अंक प्राप्त करोगे निश्चित तौर पर। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाली वीडियो और ये वीडियो देख ली तो। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुदालियर कमीशन के अनुसार एम एड कोर्स में जो एम एड होता है, एम एड बी एड के बाद एम एड होता नहीं, तो मुदालियर कमीशन के अनुसार एम एड कोर्स में प्रशिक्षित स्नातकों को प्रवेश मिलना चाहिए जिन्होंने अध्यापन किया हो 2 वर्ष या 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष, बताने का प्रयास करेंगे। तो मुदालियर कमीशन के अनुसार एम एड कोर्स में प्रशिक्षित स्नातकों को प्रवेश मिलना चाहिए जिन्होंने 5 वर्ष अध्यापन किया हो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी प्राथमिक शिक्षा आयोग ने, कोठरी आयोग ने या फिर मुदालियर आयोग ने, सैडलर आयोग ने, बताने का प्रयास करेंगे। तो बताने का प्रयास करेंगे, बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश किसने करी, तो मुदालियर कमीशन ने, यानी कि किसने, मुदालियर कमीशन ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, माध्यमिक शिक्षा की समस्या है, क्या आर्थिक समस्या है, उद्देश्यहीनता या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या ये सभी समस्याएं हैं। तो भाई माध्यमिक शिक्षा की जो समस्या है ये सभी समस्याएं हैं, चूँकि उद्देश्य बिना उद्देश्य के माध्यमिक शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा आर्थिक कोई एक प्रकार से आर्थिक समस्या भी इसमें आती है। इसके अलावा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसका रहा है माध्यमिक शिक्षा का। तो ये सभी क्या क्या हैं भाई, ये सभी समस्याएं इसमें विद्यमान हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की संस्तुति किस आयोग ने की है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की संस्तुति किस आयोग ने की है, मुदालियर आयोग, कोठरी आयोग, हंटर आयोग या फिर सैडलर आयोग। तो पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की जो प्रस्तुति की है वो किसने करी है, मुदालियर आयोग ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु किसकी नियुक्ति की गई है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु किसकी नियुक्ति की गई, माध्यमिक शिक्षा आयोग की, राधाकृष्णन आयोग की, मुदालियर आयोग की या फिर कोठरी आयोग की, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई जो है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे ये वाला आप ना लगाइएगा, ये और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, मिस्टेक से यहाँ पर लिख गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहे बी लगाइए चाहे सी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु आपसे किसकी नियुक्ति की गई, तो भाई मुदालियर आयोग की ही नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसको माध्यमिक शिक्षा जो है आयोग के नाम से भी जाना था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना था भाई, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को सभी को पता होगा मुदालियर आयोग के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुदालियर आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय निश्चित किया गया था, बताइए। मुदालियर आयोग के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समय निश्चित किया गया था, तो 4 वर्ष का। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में लगातार देता रहता हूँ आपको। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले चैप्टर की, यानी 15 नंबर चैप्टर जो आपका है उसके बारे में समझते हैं। 15वां चैप्टर आपके समक्ष आ चुका है, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 15वां चैप्टर जो होगा आपका, उसका नाम क्या है, शिक्षा आयोग, केवल इसको शिक्षा आयोग कहते हैं। शिक्षा आयोग को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कोठरी आयोग। कौन सा नाम है भाई, कोठरी आयोग, तो सॉरी कोठरी बोल रहा हूँ, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग या फिर शिक्षा आयोग जो कब आता है, 1964 ईस्वी से लेकर के 1966, ये यहाँ पर ऐसे आपको ये मिलेगा। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
हमारी जो भारत सरकार है वो शिक्षा के सुधार और विकास के संबंध में सजग रहती है। और इसी कारण से क्या होता है कि 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन कमीशन, और उसके बाद में 1952 यानी कि 1952 से 1954 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग और मुदालियर कमीशन जिसको बोलते हैं, अभी भी मैंने पढ़ा, दोनों को पढ़ा, राधाकृष्णन कमीशन को भी पढ़ा और मुदालियर कमीशन को भी पढ़ा। इसका गठन किया गया और गठन करने के बाद में शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए ही किया गया था। और इन आयोगों ने उच्च शिक्षा के संगठन, शिक्षा के प्रशासन, शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाया और अनेक ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे उनके सुझावों पर भी अमल किया गया, जिससे उच्च शिक्षा के विकास में सुधार भी हुआ, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। तो उसको लेकर के क्या हुआ, एक ऐसे आयोग की मांग उठने लगी भारत में, जो भारत में शिक्षा के समस्त पक्षों की विस्तार से क्या कर सके, जांच कर सके, ताकि क्या हो सके, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिवर्तन करके देश की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है और सांस्कृतिक स्थिति है, इन परिस्थितियों को क्या कर सके, उसको शिक्षा के अनुरूप बना सके, उनकी नीतियाँ जो शिक्षा की रहें वो इन सभी को ही बताने का प्रयास करें। ओके, तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती गई। तो क्या हुआ कि जो है इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई 1964 ईस्वी का जो है दिन है, उस दिन भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समझ रहे ना, यूजीसी जिसको आप कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता में 17 सदस्यों की एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस आयोग की अगर बात की कोठारी आयोग की, तो इसमें मुख्य रूप से मतलब कुल मिलाकर के 17 सदस्य थे और 17 सदस्यों में से जो 6 सदस्य थे वो विदेशों के थे, मतलब कि 6 सदस्य इनमें से कहाँ के थे, विदेशों के थे, और बाकी जो सदस्य थे वो अपने यहीं के थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखें 17 सदस्यों में प्रोफेसर दौलत सिंह थे, ये एक प्रकार से इन्हीं का नाम क्या था, कोठारी। तो ये बात ध्यान रखें, प्रोफेसर दौलत सिंह डीएस ये कोठारी आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे, एक बात ध्यान रखेंगे, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी ये अध्यक्ष ही थे। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे श्री जेपी नायक जी, और इसके अलावा जो है जेएफ मैकडुगल, एआर दाऊद, एचएल एल्विन, इसके अलावा सादा तोसी, आरए गोयल स्वामी जी, बीएस झा जी, एमबी माथुर जी और पीएन कृपाल, बीपी पाल जी, एस जो है पंदीकर जी और रोगार रेबल जी, के जी सैदेन जी, टी सेन जी, और इसके अलावा एस ए सोमोस्की जी, इसके अलावा यम जीन थॉमस जी, ये 17 लोग जो थे, ये 17 लोग मेरे प्यारे दोस्तों ये शिक्षा आयोग के गठन के सदस्य थे। ओके, ये बात ध्यान, जिनमें से 6 सदस्य जो थे वो विदेशी थे। ओके, कोई कॉमनवेल्थ जो है वहाँ से थे यानी लंदन से, कोई मास्को से था, कोई पेरिस से था यानी कि फ्रांस से। ओके, मास्को यानी कि कहाँ का, रूस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग स्थान से लोग आते गए और इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, ये तमाम सारी चीज़ें करी। ओके, आप देखेंगे कि कोठरी आयोग के कार्यक्षेत्र की अगर बात की है तो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा हेतु बनाए गए, तकनीकी शिक्षा के लिए बनाए गए, कृषि शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, विज्ञान एवं शोध कार्य के लिए बनाए गए, शिक्षा प्रशासन के लिए, मानव शक्ति हेतु, इन सभी के लिए जो है इसकी व्यवस्था की गई। तमाम प्रकार की चीज़ें होती गई और ये कोठारी आयोग की तमाम सारी संस्तुतियाँ सुझाव भी था कि सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए, आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा दी जाए, एक नई सामाजिक व्यवस्था का विकास किया जाए, ज्ञान के प्रसार के साथ साथ गति को भी बनाए रखा जाए, परिवर्तन के लिए उत्सुक किया जाए समाज को। इसके अलावा तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा की नई संरचना के बारे में भी यहाँ पर हमारे समक्ष आती है कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व शिक्षा दी जाए, और इसके अलावा आप देखें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा दी जाए, 7 से 8 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी इसी में शामिल कर दी गई। इसके अलावा जो है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवस्था 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा दी जाए, 1 से 3 वर्ष तक की व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए। इस प्रकार तमाम से सुझाव आते रहते हैं, हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिरकार जो है ये जो है यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चर्चा करेंगे किसी दिन, कोठारी आयोग के बारे में आपको विस्तार समझा देंगे। हालांकि लंबा चैप्टर है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास पूर्ण रूप से करूँगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कोठारी कमीशन का गठन हुआ। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? सभी को पता होगा 14 जुलाई 1964 ईस्वी को इसका गठन हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ थे? शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ थे भाई? तो अगर बात करें तो 6 देशों के विशेषज्ञ थे। कितने देशों के? 6 देशों के विशेषज्ञ थे। और वही 6 विदेशी बोला जो मैंने, वही 6 देशों से, अलग अलग देशों के 6 शिक्षाविद जो थे वो अलग अलग देशों से आए थे। कोई लंदन का था, यानी इंग्लैंड का, कोई मास्को यानी कि आप देखें कोई रूस का था, कोई जो है ब्रिटेन का था, मतलब अलग अलग देशों से लोग आए थे। ओके, कोई फ्रांस का था। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली के सुधार दिए। प्रश्न क्या है? शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली के सुधार दिए। ऑप्शन ए मूल्यांकन की नवीन तकनीकी, ऑप्शन बी है आंतरिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है मूल्यांकन एवं प्रश्न पत्रों में सुधार, या ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली मतलब सुधार के लिए कई सारे सुझाव दिए, सारे के सारे सुझाव उसी के, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समझ चौथा नंबर, कोठारी आयोग ने संस्तुतियाँ दी। कोठारी आयोग ने संस्तुतियाँ दी। माध्यमिक शिक्षा के लिए बिल्कुल दिया, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी इसने दिया, और उच्चतम शिक्षा के लिए भी दिया, यानी उच्च शिक्षा के लिए भी दिया। ऑप्शन नंबर डी, ये तीन शिक्षाओं के लिए कोठारी आयोग ने संस्तुतियाँ प्रदान की, यानी कि सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी। कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी। प्रश्न ऑप्शन ए है आपको कार्य शक्ति दल, ऑप्शन बी कार्यकारी समूह, या फिर उपरोक्त दोनों ही। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग ने कार्य संचालन के लिए कार्य शक्ति दल की भी नियुक्ति करी थी और कार्यकारी समूह की भी नियुक्ति करी थी, यानी कि इन दोनों की करी थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, छठवां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, कि कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है। कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान क्या है? तो एक बताइए सबसे फटाफट से। तो कोठारी आयोग में शिक्षा का योगदान ये कि विशिष्ट शिक्षा देता है ये। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया है और विश्वविद्यालय स्वायत्तता पर भी इन्होंने ध्यान दिया है कोठारी आयोग के लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? डी, यानी कि ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? डी। तो इस प्रकार से अधिकतर शिक्षा शास्त्र के जब इस प्रकार से पूछा है विशेषता वगैरह, या पूछा जाए इसमें शिक्षा में योगदान इस आयोग ने कैसा दिया, उस आयोग ने कैसा दिया, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी लगा होगा। तो आप वही लगाइएगा, ये सभी। ओके, बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपका आ चुका है 16वां नंबर चैप्टर। 16वां जो चैप्टर है इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, देखिए 16वां जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की? अब आप लोगों को तुरंत पता चल गया कि 2020 वाली की बात कर रहे होंगे सर जी, नहीं। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1986 में आई थी, 1986 में। तो आपको सबसे पहले एजुकेशन मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि 1986 वाले को। क्या हुआ कि आप लगातार जो चीज़ें होती गई, आप देखेंगे कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1953 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का गठन हुआ। इसके बाद में 1964 से 66 ईस्वी में कोठारी आयोग का जो है आयोग की हुआ, जिसने शिक्षा में क्या किए, बहुत सारे सुझाव दिए, बहुत सारे सुधार हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि 1948 में परीक्षा सुधार को एवं सन 1953 ईस्वी में बहुउद्देशीय माध्यमिक शिक्षा को सर्वोच्च महत्व मिला, और कोठारी आयोग ने शिक्षा के सामान्य स्वरूप के साथ ही गुणवत्ता पर भी बल दिया। इस प्रकार से चीज़ें अच्छी खासी चलती गईं। बाद में क्या हुआ कि तमाम सारी चीज़ें और आने लगीं। वर्तमान में भारत की जिन राजनीतिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, उसमें आप देखें परंपरागत जो मूल्य हैं उनमें ह्रास हो रहा है लगातार। जो नैतिक अपने जीवन के जो संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति पुरानी, उनका लोप हो रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर हर चीज़ों को, यानी कि शिक्षा की इन चुनौतियों जो आवश्यकताएं हैं शिक्षा की, यानी समाज की रिक्वायरमेंट है, ये सभी खत्म हो रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो जो है लोकतंत्र हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, समाजवाद हो गया, व्यावसायिक नैतिकता हो गई, इन सभी के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इन सभी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो है नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई भारत सरकार के द्वारा। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया गया। और ये नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो भाई 20 अप्रैल 1986 ईस्वी को ये नई शिक्षा नीति क्या हुई थी? लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी, और उसके बाद में ये फिर उसके बाद में लागू होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस प्रकार से गठित हुई, और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी एक प्रकार से इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के उद्योग, कृषि, संचार, हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों के साथ जोड़ करके पुनः संगठित करने का प्रयास किया गया इसके द्वारा। और इसके अलावा तमाम प्रकार की चीज़ें कही गई जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। ओके,
इसके बाद में किसी दिन चर्चा कर लेंगे इसके बारे में हम ओके विस्तार से। हालांकि अब यहाँ से जो पूछे आने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से एग्जाम से प्रश्न जरूर आएंगे ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ पर इसकी जो प्रणाली थी इसमें सबसे पहले 10+2+3 प्रणाली के जो है आधार पर प्रथम 10 वर्षों को बांटा गया था। आप देखेंगे प्रथम 10 वर्ष जो थे 10+3, इस शिक्षा नीति में जो था 10+2+3, यानी आप देखेंगे कक्षा 10 तक आप पढ़ो, उसके बाद में 11-12 पढ़ो, उसके बाद में फिर BA कर लो ओके, ये शिक्षा नीति थी इसके द्वारा। यानी कि आप देखेंगे कि प्रथम 10 वर्ष को जो शुरुआती 10 वर्ष है उसको 5+3+2 में बांटा गया था, यानी कक्षा 5 तक एक मतलब कि एक शिक्षा मतलब समूह हो गया, फिर जो है 6 से लेकर के 8 तक एक, और फिर 9 से लेकर के 10 ये इस प्रकार से। उसके अंदर फिर 11-12 ये अलग होता था, ठीक है। इसके बाद में जो BA या फिर BSc जो होता था ग्रेजुएशन, ये 3 साल का होता था, ठीक है। इस प्रकार से बांटा गया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ होगा, मतलब हुआ है 2020 में। अब आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं 1986 वाले से प्रश्न एग्जाम्स में कैसे बनेंगे ओके। चलिए प्रश्न आपके समक्ष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया 10 खंडों में या 12 खंडों में या 14 खंडों में, या इनमें से कोई नहीं बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन जो तैयार किया गया था वो 12 खंडों में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण देश की शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया गया है। संपूर्ण देश की शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया गया है 1986 के शिक्षा नीति के द्वारा। तो बताएं कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल 10+2+3, यानी कि सबसे पहले शुरुआत के 10 साल आप पढ़ोगे कक्षा 10 तक, यानी कि पहले आप 5 साल तक एक समूह में, उसके बाद में फिर 3 साल तक आप एक समूह में, यानी कि 5+3, ये शुरुआत के 10 की कैटेगरी में बता रहा हूँ, 5+3+2 ओके, यानी कि 5 साल शुरुआत के कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, फिर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक, उसके बाद में फिर कक्षा जो है 9 से लेकर के कक्षा 10 तक जो है आप यहाँ पर पढ़ोगे, ये 10 साल के शुरुआत के हो गए। इसके बाद में फिर 2 साल आप 11-12 पढ़ोगे, इंटर की परीक्षाएँ, ठीक है 11-12। उसके बाद में क्या पढ़ोगे आप 3 साल तक आप क्या करोगे, BA BSc BCom या फिर इस प्रकार BSc AG BSc होम साइंस ये सब करोगे ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 10+2+3 की एक प्रकार से स्वीकार संरचना स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है भाई कि UGC, यानी कि UGC जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या है, अपर ग्रांटेड कमीशन या यूनियन ग्रांट कमीशन या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा, बताइए मुक्त विश्वविद्यालय या नवोदय विश्वविद्यालय या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य योगदान रहा है ये नवोदय विद्यालय को लेकर के भी रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर के भी रहा है, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लेकर के भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, D ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, जब भी उपरोक्त ये सब पूछा जाएगा, स्थापना हुई विद्यालयों की, या फिर आपसे पूछे विशेषताएं, लाभ पूछा जाए, योगदान पूछा जाए, ये सब पूछा जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समय अनुभाग विद्यालयों की स्थापना हुई। समय अनुभागी मतलब कि विद्यालयों की स्थापना हुई। समय अनुभागी विश्वविद्यालय मतलब विद्यालयों की स्थापना कब हुई, मतलब कब मतलब स्थापना हुई, प्राथमिक स्तर पर हुई थी या जो है माध्यमिक स्तर पर हुई थी, मतलब माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर या पूर्व प्राथमिक स्तर पर, या इन सभी स्तर पर की गई थी, बताएं। तो समय मतलब कि समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना जो हुई थी वो माध्यमिक स्तर पर की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट होगा। हर बार में D मत लगाइएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था 1960 में, 1986 में, 1990 में। कब तैयार किया गया था भाई, तो 1986 में इसका प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा। राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य क्या रहा, भाषाओं का विकास या शिक्षा का समान अवसर या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास या उपयुक्त सभी, बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा का जो लक्ष्य रहा वो क्या रहा है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा का जो लक्ष्य रहा ये सभी रहा। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट होगा, ये सभी ओके। चूंकि जब भी लक्ष्य वगैरह के बारे में पूछेगा या इस प्रकार पूछेगा तो आप सभी लगेगा, करेक्ट आंसर होगा। भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास, जब भी आपको लगे कि पॉजिटिव है 10 के मतलब कि 3 के तीनों, तो आप करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो ये 1986 वाली है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है, ये स्वतंत्र भारत की तृतीय नीति थी ओके। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और भी हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा भाई,
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ चुका है स्क्रीन पर आपके। अब आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से बन सकते हैं चैप्टर नंबर 14 को लेकर के। ओके, नहीं चैप्टर नंबर 14 तो हो गया शायद आपका। 17, सॉरी 16, इसके पहले मैंने बताया ना 17वां चैप्टर ये है। 17वां चैप्टर का क्या नाम है? आचार्य राममूर्ति समिति। क्या? आचार्य राममूर्ति समिति जो थी, यानी आचार्य राममूर्ति कमेटी जो थी, वो 1990 में जो है एक प्रकार से 1990 ईस्वी कमेटी है और ये भी बनाई गई। अब देखते हैं कि इससे कैसे कैसे प्रश्न आपसे बनते हैं एग्जाम्स में। ओके, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे जो आचार्य राममूर्ति समिति है, इसकी बात किया है तो दिसंबर 1990 को अपनी अंतिम पूर्ण रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है और समिति ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, नवोदय विद्यालय की योजना हुआ, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हुआ, शिक्षा की गुणवत्ता हुआ और इसके जो स्तर हैं उसमें, और मूल्य शिक्षा, इन सभी के बारे में, चरित्र निर्माण, बच्चों का संसाधन के बारे में, प्रबंधन के बारे में, ग्रामीण शिक्षा के बारे में, इन सभी के बारे में अलग अलग रूप से विचार जो है प्रस्तुत किया और 6 उप समितियों भी नियुक्त करी इसके बारे में। और समिति ने समस्त बालकों के लिए न्यूनतम शिक्षा, निरक्षरता का उन्मूलन, पूर्वाग्रहों के विरुद्ध संघर्ष, इसके अलावा समानता पर आधारित जो है शिक्षा का एक प्रकार से इसमें जो है बढ़ावा दिया गया। और इस प्रकार से ये जो है एक प्रकार से कौन शिक्षा थी? आचार्य राममूर्ति समिति। ओके, आचार्य राममूर्ति समिति की अगर बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष को मिला करके कुल मिला करके 17 सदस्य इसमें भी थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके जो है नेता कौन थे? इसके नेता कौन थे भाई? इसके नेता थे प्रोफेसर राममूर्ति। ओके, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह थे, उस समय जो है सरकार में थे बीपी सिंह की, तभी की बात है ये। तो उस समय जो है आई थी समिति आचार्य राममूर्ति। और इसमें बात की है तो इसमें जो है 17 सदस्य को मिला करके थे। आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे और श्री एस गोपालन जो थे इसके सदस्य थे, यानी कि सचिव थे वो। ठीक, कौन सचिव थे? एस गोपालन जो थे इसके सचिव थे और राममूर्ति जो थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ओके, इसके अलावा 15 सदस्य और थे। ठीक, जैसे कि आचार्य राममूर्ति जो थे अध्यक्ष थे, प्रोफेसर CR दास, प्रोफेसर CNR जो थे वो कौन थे? वो सदस्य थे इसके। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे सदस्य थे, जैसे कि डॉक्टर सुखदेव, इसके अलावा जो है डॉक्टर N संतप्पा, डॉक्टर अब्बायद सिद्दीकी, डॉक्टर भास्कर रे चौधरी, डॉक्टर आप देखेंगे तो राम जी जो है भटवाडेकर, इसके अलावा प्रोफेसर उषा मेहता, प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति जी, डॉक्टर अनिल सतगोपाल जी, डॉक्टर TB जो है कुंतुकल जी, प्रोफेसर मृणाल मिरी जी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी, और इसके अलावा श्री एस काजिम जी, इसके अलावा श्री वेद व्यास जी और श्री मनुभाई पचोली दी और श्री S गोपालन जी, ये सब जो है इसके सदस्य थे। जबकि श्री S गोपालन जो जी थे वो सचिव थे, सदस्य सचिव थे और वो जो थे अध्यक्ष थे। कौन? राममूर्ति जी, प्रोफेसर की न्यायमूर्ति राम थे, न्यायमूर्ति राममूर्ति। ओके, ये बात ध्यान रखिए, सॉरी न्यायमूर्ति बोल दिया, प्रोफेसर राममूर्ति जी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार चीज़ें हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में आप तुम देखें तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। इसमें आप देखें 26 दिसंबर 1990 को प्रकाशित किया गया इस समिति का प्रारूप, जिसमें 16 अध्याय में बांटा गया जो उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। अब 16 अध्याय कौन कौन से, इसके बारे में किसी दिन चर्चा हो जाएगी। आइए हालांकि हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या आपके समक्ष है? प्रश्न है कि निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए, ECCE का फुल फॉर्म क्या है? ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये आपके EEC का फुल, मतलब कि ECCE का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है NID यानी कि नीड शब्द का विस्तृत रूप है। NID का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो श्री S काजिम थे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कुलपति। ये भी इसके सदस्य थे। किसके? ये जो कमेटी मैंने अभी भी आपको बताई, कौन सी कमेटी थी ये? कौन सी कमेटी थी भाई? ये आचार्य राममूर्ति समिति जो थी, इसके जो है ये भी सदस्य थे। कौन? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री S काजिम जी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य क्या था? आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य क्या था?
तो भाई इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य इसका क्या था? घरेलू शिक्षा पर जोर देना? नहीं। नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना? नहीं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में नई नीति बनाना इसका मुख्य कार्य था। आचार्य जो ये समिति थी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, प्रश्न आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में पूछना ना। आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य क्या था, ये तो पूछा गया है। आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना। नई संशोधित नीति जो है उसको बताना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? बताने का प्रयास करें सभी लोग। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? बताइए सभी लोग। सभी को मैंने बताया, अब सभी लोग ये तो आप बता ही सकते हो ना, अभी बार बार मैंने बताया था। 1988 में, 1989 में, 1990 में, बताइए। सभी को पता होगा। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत जानकार हो गए हो। 1990 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का या फिर के सुझाव क्या थे या फिर क्या था? बताएं। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का क्या सुझाव था? बताइए क्या सुझाव था? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था, या भावात्मक पहलू पर ज़्यादा जो है ध्यान देना, या ज्ञान कौशल एवं अभिरुचि को ध्यान में रखना, तो ये या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति का सुझाव क्या था भाई? ये क्या सुझाव था कि योग्यता के आधार पर ये सभी थे, तो ऑप्शन नंबर इनमें से ये सभी होना चाहिए। ओके, इनमें से कोई नहीं दिया, ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अब देखिए अगले चैप्टर से आ गया। अब देखिए अगला चैप्टर कौन सा होगा आपका? 18वां नंबर चैप्टर है। 18 नंबर जो चैप्टर है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 में आई थी, 1992 में एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि वो शिक्षा नीति क्यों आई थी। तो क्या हुआ कि मई 1986 में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया, और इसके बाद में क्या हुआ कि 1900 अगस्त का महीना 1986 में कार्रवाई का कार्यक्रम POA जो है किया गया, और सन 1986 में घोषित नई शिक्षा नीति शिक्षा के विकास के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम भी था। और इस शिक्षा नीति में आप देखेंगे 10+2+3 की व्यवस्था की गई थी, राष्ट्रीय संरचना अपनाई गई थी, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता व शैक्षिक गुणवत्ता की जो है तुल्यता पर बल, नवोदय विद्यालयों की स्थापना वगैरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया। और इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत विभिन्न जो है संकल्पों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। और इसी क्रम में क्या हुआ कि सन 1952 ईस्वी में, सॉरी 92 ईस्वी में, क्योंकि 86 में शिक्षा नीति आई, और उसके 86 के बाद में आप देखेंगे 86 और 4 कितना हो गया? 90, और 2 92। ओके, यानी कि लगभग 6 सालों के या 5 सालों के बाद में क्या हुआ कि दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या रखा गया? एक प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव रखा गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी समीक्षा या संशोधन को लेकर के जो है नीति का प्रारूप जो है 7 मई 1992 ईस्वी को रखा गया। और इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तमाम सारे संशोधन किए गए, और कार्यान्वयन हेतु संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम जो है भी तैयार किया गया। कार्यान्वयन माने होता है कि जो है उसमें जो संशोधन करने लायक थी वो किया गया, उसमें जो भी संशोधन लायक चीज़ें थी उसको संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से ये उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। ओके, जो कि कब आई थी? जबकि कब आई थी भाई? 1992 ईस्वी में संशोधन किया गया था इसमें। तो उसी संशोधन वाली जो है ये शिक्षा नीति आई थी। इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा भी जो है दी गई, ये बात सबसे अच्छी थी। इसके बाद में आप देखेंगे अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में इसमें बल दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनकी शिक्षा इसमें दी गई। इसके अलावा विकलांगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के विकास को भी बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा बाल्यावस्था से पहले की शिक्षा भी इसमें शामिल की गई। और इसके अलावा और पूर्व बाल्यावस्था मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जैसे कि बच्चा 5 साल के पहले एडमिशन होता था, और 5 साल के पहले की जो एक नर्सरी के जी कक्षा 1 से पहले जो आपका होता है उसी को पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा। तो वो देखिएगा तो वो आपकी क्या होती है, वो शिक्षा आप समझ रहे होंगे ना। इस सभी को बल दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1992 की संशोधित नीति में भी रखा गया। और इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ों के बारे में 40 चीज़ें बताई गई। उच्च शिक्षा, नवोदय शिक्षा, सभी को सुझाव भी दिए गए, और ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी हुए इसको लेकर के, और सूक्ष्म योजनाएं भी यानी मैक्रो प्लानिंग भी की गई इसके द्वारा। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। अगला प्रश्न आपके समझ यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके समझ? प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एग्जाम से?
प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति यानी 1992 यानी 1992 से संबंधित नहीं है, बताने का प्रयास करें। बहुत सही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से छपेगा। धार्मिक शिक्षा यही नहीं है, इसको हटाया गया। शिक्षा का व्यवसायीकरण, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ये सब मतलब कि ये दोनों तो थे मतलब इससे संबंधित है नवीनतम शिक्षा नीति से, जबकि धार्मिक शिक्षा नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखें, नवीनतम शिक्षा यहाँ पर 1992 की बात हो रही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जाता है लाख को, राजीव गांधी को या मैकाले को? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय किसको जाता है भाई? राजीव गांधी जी को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जनवरी 1985 में, फरवरी 1985 या मार्च 1985, बताएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? कब की गई थी भाई? तो घोषणा की गई थी जनवरी 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, घोषणा हुई थी, बाकी लागू बाद में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है निम्न में से खेल सामग्री नहीं है, प्लास्टिक ग्लोब या शिक्षक चार्ट या स्लाइड शिक्षक गाइड, बताइए। निम्नलिखित में से खेल सामग्री कौन सी नहीं है? से खेल सामग्री ये सभी शिक्षक चार्ट और प्लास्टिक ग्लोब और इसके अलावा शिक्षक गाइड, ये सब जो है खेल सामग्री मतलब कि नहीं है, खेल सामग्री है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खेल सामग्री नहीं है, तो भाई प्लास्टिक ग्लोब ये भी खेल सामग्री, शिक्षक चार्ट भी खेल सामग्री, शिक्षक गाइड ये सब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप देखिएगा 1992 ईस्वी की शिक्षा नीति में, 1992 ईस्वी की शिक्षा नीति में प्रत्येक स्थान पर विद्यालय खोले जाएंगे, बिल्कुल। इसके अलावा बालक एवं बालिका को शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, दोनों को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार से अलग है? तो पाठ्यक्रम की दृष्टि से भिन्न है या कार्य योजना की? तो बिल्कुल कार्य योजना की दृष्टि से 1986 की नीति और 1992 की नीति दोनों में डिफरेंट होता है कार्य योजना की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। बाकी शिक्षा का उद्देश्य दोनों का सेम ही है और पाठ्यक्रम की दृष्टि भी दोनों की सेम है। ओके, बस क्या है, कार्य योजना की दृष्टि से ये दोनों अलग हैं। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर आपका कौन सा है? अगला चैप्टर देखिएगा भाई, अगला चैप्टर आपका है 19वां नंबर। 19वां नंबर चैप्टर का क्या नाम है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यानी कि नेशनल जो है नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में हम जानेंगे। हुआ क्या कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मूल रूप से भारत के प्रधानमंत्री हेतु एक उच्च स्तरीय सलाहकार संगठन होता है और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत को एक प्रबुद्ध समाज के रूप में विकसित करना है। किस समाज का? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। ओके, आप ध्यान रखेंगे 13 जून 2005, कब? 13 जून 2005 की बात है। उस इस आयोग का जो है एक प्रकार से क्या होता है, 13 जून 2005 को भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्होंने इस आयोग का गठन किया था 13 जून 2005 को। ओके, प्रधानमंत्री थे भारत के समय और इस आयोग का गठन एक गहन चिंतन हेतु किया गया था ताकि जो हमारा भारत देश है वो ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कर सके और संसार में अपना एक विशेष स्थान बना सके। इसको लेकर के यानी कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए एक संगठन का आयोजन किया गया, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से उसी को जाना गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो है कार्यकारिणी तमाम प्रकार से, जैसे कि अध्यक्ष थे इसके सैम पित्रोदा, सदस्य में आप देखेंगे डॉक्टर अशोक गांगुली जी थे, इसके अलावा डॉक्टर नंदन नीलकेनी जी थे, इसके अलावा डॉक्टर दीपक नैयर जी थे, डॉक्टर जयति घोष जी थे, डॉक्टर सुजाता रामादोराई थी, इसके अलावा डॉक्टर पी बालाराम थे। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेसर अमिताभ मट्टू जी भी थे जो कि एक प्रकार से भूतपूर्व बीसी रहे हैं जम्मू विश्वविद्यालय के। इसके अलावा हर लोग जो है अपने अपने हिसाब से रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर दीपक नैयर जी भूतपूर्व बीसी रहे हैं, वीसी जिसको वाइस चांसलर बोलते हैं उसको वो रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं दीपक नैयर जी, वो भी इसमें शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू के अर्थशास्त्री रहे हैं डॉक्टर जयति घोष, वो भी कहीं ना कहीं इसके सदस्य थे। और इसके अलावा आप देखें जयति घोष के अलावा आप देखें सुजाता रामादोराई जी TIFR के एक प्रकार से रही हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे जो है कारपोरेट लीडर रहे हैं डॉक्टर अशोक गांगुली जी, वो भी इसके सदस्य रहे हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की बातें इसी के द्वारा कही गई। अब आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में और हम जानते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को लेकर के कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं भाई? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल मिलाकर के 8 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है भाई?
एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या है भाई? यही उद्देश्य है कि भारत को ज्ञानवान बनाया जाए। भारत को क्या बनाया जाए? ज्ञानवान बनाया जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ज्ञानवान बनाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर अशोक गांगुली जी, या डॉक्टर जयंती घोष जी, या फिर एक प्रकार से सैम पित्रोदा जी। तो कौन है? मैंने बताया आपको, सैम पित्रोदा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? बताने का प्रयास करें सभी लोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था उसने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश करी थी? बताएं फटाफट से। 50 की, 45 की, या फिर 55 की? तो 50 विश्वविद्यालयों की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सिफारिश की? तो 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में? बताएं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना, मतलब कि माना है? बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को महत्वपूर्ण माना है? तो मस्तिष्क शक्ति को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग देता है? तो जो योजना आयोग होता है वो सहयोग देता है, योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री भारत का। तो जो भी भारत का मौजूदा प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर जो आपका है देखिए, तो आपकी समझ आई और प्रश्नों को देख करके आपको पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाएंगे सर जी, आप मतलब कि क्या बताने वाले हैं। तो भाई देखिए, ये चैप्टर नंबर 20 है आपका। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 से बनने वाले तमाम सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास रहेगा इस जो है चैप्टर के माध्यम से। तो कौन कौन से प्रश्न आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बन सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो शिक्षा नीति है इसकी अगर बात की जाए तो ये शिक्षा नीति कब बनाई गई भाई? आप देखेंगे एक शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसके बाद में उसी में संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। और यह नीति जो देखेंगे कमियों से भरी हुई थी और इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देश के विकास में बाधक बना हुआ था यही, और इसी वजह से क्या हुआ कि अब मोदी सरकार में नई शिक्षा नीति आई। कब? 2020 में शुरू हुआ ये, मतलब कि शिक्षा, मतलब 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई, जो कि पुरानी शिक्षा नीति से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा असरदार है। और नई शिक्षा नीति में आप देखें किस संरचना पर है ये, तो इसमें देखेंगे 5+3+3+4 ये संरचना इसकी, यानी कि पहले शुरुआत के 5 क्लास तक बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद में यानी कि और उसके बाद में फिर 3, यानी और उसके बाद में फिर 3 साल, फिर उसके बाद में 4 साल, इस प्रकार से कुछ बांटा गया है। और आइए हम देखते हैं, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी ये चीज़ें व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। ये चीज़ें इसके लिए बड़ी अच्छी बात कही गई। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो 34 सालों के बाद में आप देखेंगे केंद्र सरकार ने 29 जुलाई का समय था, 29 जुलाई, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। और इस दस्तावेज में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणियां की गई और इसकी विभिन्न सिफारिशों पर भारी बहस भी हो रही है। और कुछ इसे एक क्रांतिकारी नीति मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकार को कमज़ोर करने की दिशा में एक कदम के रूप में बताते हैं। और यह नीति मुख्य रूप से अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो थे के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसके अंतर्गत शिक्षा नीति को चलाया जाता था पहले, लेकिन नई शिक्षा नीति जो 2022 लागू हुई है, 2020 जो लागू हुई है, उसकी होने के बाद में इस मंत्रालय के नाम को बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ ही बच्चों को कला और खेल कूद के क्षेत्र में भी बढ़ावा देती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से बड़ी अच्छी शिक्षा नीति, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका लक्ष्य ये निर्धारित किया गया है कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रास इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% तक लाना शामिल किया गया इसमें 2030 तक। और शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्र व राज्य सरकार की मदद से GDP का लगभग 6% हिस्सा जो होगा वो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, ये निर्धारित किया गया है। और नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक
संरचना को जो है बदल दिया गया है और उसको 5+3+3+4 के डिजाइन में फिट कर दिया गया है। ओके, पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार चलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षिक संरचना आप देखेंगे तो 5+3+3+4 के हिसाब से की गई है। इस नीति के बच्चों आप देखेंगे तो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के अनुसार 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहले 3 से 8 साल के जो बच्चे होंगे वो 5 साल तक पढ़ेंगे। इसके बाद में जो 8 साल से 11 साल के बीच के मतलब के बच्चे हैं वो आप देखेंगे तो 8 से 11 साल के बच्चे जो है एक प्रकार से मतलब 8 से 11 वाले देखेंगे 3 वाले में आएंगे। उसके अलावा फिर 11 से 14 वाले 3 में आएंगे। फिर उसके बाद में 14 से 18 उम्र के 4 वाले सेक्टर में आएंगे, यानी 5+3+3+4 जो है इसकी कैटेगरी के हिसाब से। ओके, इसमें आप देखेंगे पहली हिस्से में आप देखेंगे जो पहला 5 है उसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा और दूसरे हिस्से में तीसरी से 5वीं कक्षा तक और तीसरे हिस्से में 6ठी से 8वीं कक्षा तक और जो चौथा है उस हिस्से में 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो चीज़ें शामिल हैं। तो इस प्रकार शिक्षा नीति के बारे में हमने बता दिया आपको। इसके बारे में कई चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अब मैं किसी दिन आपको विस्तार से इसके नई शिक्षा नीति के बारे में बता दूंगा। हालांकि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो कब लागू हुआ भाई? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुई। ओके, मतलब मंजूरी दे दी गई इसको। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए हम देखते हैं इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं एग्जाम्स में। प्रश्न आपके समक्ष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में जो है तक की पढ़ाई शामिल है। कब प्रारंभिक स्तर जो है उसमें कब से कब तक पढ़ाई शामिल है? तो 3 से लेकर के 5 तक की पढ़ाई, कक्षा 3 से 5 तक प्राथमिक स्तर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। व्यापक, सतत या फिर सतत एवं रचनात्मक? बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, फिर सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। सतत एवं रचनात्मक दोनों मूल्यांकन पर, सस्टेनेबल और क्रिएटिव दोनों तरीके से जो है एक प्रकार से मूल्यांकन पर जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा और बढ़िया चीज़ है ये। अगला प्रश्न है, मध्य स्तर में किसकी मतलब मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? 11 से 14 वर्ष की आयु के, या 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को, या 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को? बताने का प्रयास करेंगे। तो मध्य स्तर में कितने कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है? तो मध्य स्तर की बात की तो 11 से 14 वर्ष की जब आयु के बच्चे उसको मध्य स्तर में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की संरचना कैसी है? मैंने आपको बताया 5+3+3+4। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते थे। और कब लागू हुई ये बात जरूर डेट ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखिएगा कब जो है प्रस्तावित हुई। और आप देखेंगे आपकी जो परीक्षा इस समय मैं सेकंड सेमेस्टर वगैरह पढ़ा रहा हूँ, ये सेमेस्टर वाइज जो प्रक्रिया है ये शिक्षा नीति के अनुरूप ही हुई है। अब शिक्षा नीति के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है पाठ्यक्रम जो है सेम कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी परीक्षा का जो पैटर्न है अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन सिलेबस जो है लगभग सेम ही कर दिया गया सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया का। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, आप इन सभी प्रश्नों को अगर तैयार कर लेंगे सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ये मैं प्रबल दावे के साथ बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अच्छा, मैं एक ही वीडियो में, ऐसा नहीं कि मैं अब चाहता तो इसी वीडियो को जो है मुश्किल से 20 प्रश्न को एक ही वीडियो में करता और लगभग जो है आपको 20-25 वीडियो बना देता उसी की। इसी इतने देर की मैं वीडियो को कम से कम नहीं तो 10-12 वीडियो बना देता, 10-12 वीडियो इसके, 10-12 वीडियो उसके, तो 20-25 वीडियो हमारे लगभग हो जाते। ओके, उससे ज़्यादा कमाई हो जाती। लेकिन फिर मैं ये नहीं सोचता कि जो है मेरे क्या हो क्या नहीं हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोगों को एक ही वीडियो में कम से कम समय में हर एक चीज़ को पहुँचा दिया जाए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, तो उसके बारे में हमने आपके समक्ष यहाँ पर ये वीडियो लाने का प्रयास किया। कुछ और बचा हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, देखिए अगला चैप्टर आपका क्या होगा। अगला चैप्टर है 21वां नंबर चैप्टर। इससे देखते हैं कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो 21वें चैप्टर का नाम क्या, सबसे पहले जान लो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं उसकी जो समस्याएं हैं। और हर शिक्षा की, आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करें, चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात करें, चाहे माध्यमिक शिक्षा की, चाहे उच्च शिक्षा की, चाहे उच्चतम शिक्षा की, हायर एजुकेशन, हर एक शिक्षा की, हर एक एजुकेशन की कुछ ना कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। तो उन्हीं समस्याओं से प्रश्न आपके बनेंगे। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। ओके, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ओके,
तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आइए हम समझते हैं उसको विस्तार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य रूप से बहुत सारी समस्याएं इसको लेकर के, तो हम उन समस्याओं को देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। और वैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कई प्रकार की शिक्षा जो पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक शिक्षा से पहले जो शिक्षाएं होती नर्सरी केजी वगैरह, ये यूजी पीजी जो मतलब ये होता नहीं ये सब, तो वही शिक्षाएं होती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछ सकता है, आपसे अगर प्रश्न पूछे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आरंभ कहाँ से होता, तो जो है शैशवावस्था से ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है आपसे पूछे तो फ्रॉबेल महोदय जो हैं ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ये पूछे आपसे कि भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो ईसाई मिशनरियों को जाता है। किसको जाता है, ईसाई मिशनरियों को। एक कथन है बड़ा फेमस है, और किसका कथन है, मैकमिलन महोदय का एक कथन है। वो कथन कौन सा है कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा हो। हर बच्चे को ऐसे शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा हो। यह कथन किसका है, मैकमिलन का है, और ये प्री प्राइमरी यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ही संबंध रखता है। ओके, फ्रोबेल महोदय जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं, वो किस देश के निवासी थे, आपके एग्जाम से बन सकता है, तो वो जर्मनी के निवासी थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए हम और आगे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्न कार्य कौन मतलब कि को शामिल नहीं करना चाहिए। इनमें से पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कौन से कार्य को शामिल नहीं करना चाहिए, हाथ के कार्य को, या कंप्यूटर शिक्षा, या प्राकृतिक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई कंप्यूटर शिक्षा को पूर्व प्राथमिक में नहीं शामिल करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिलाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट नहीं किया जा सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। किसके मतलब कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिलाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मारिया मेंटेसरी मतलब कि मेरिया मांटेसरी या फिर मारिया मांटेसरी किस देश की निवासी थी, तो मेरिया मांटेसरी जो थी ये इटली की निवासी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न वहीं पर देखिएगा, विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, विश्व के प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, मतलब कि स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी, जर्मनी के ब्लेकवर्ग नामक गांव में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जर्मनी के कहाँ पर हुई थी, जर्मनी के ब्लैंकबर्ग गांव में हुई थी। क्यों जर्मनी में हुई थी और कहीं पर नहीं हो सकती थी, क्यों जर्मनी में हुई थी, क्योंकि जो फ्रोबेल महोदय थे वो जर्मनी के ही निवासी थे, और इसीलिए उन्हीं को क्या कहा जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता, चूंकि उन्होंने ही आप देखेंगे जर्मनी के ब्लैंकबर्ग नामक गांव में पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मनुष्य 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है वह बन जाता है। मनुष्य 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है बन जाता है। यह कथन किसका है, ड्यूबी का, जॉन डीबी, या फ्रॉबेल महोदय, या फ्रायड का, किसका कथन है भाई, जो है मनुष्य 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बनना होता है बन जाता है। यह कथन किसका है, फ्रायड महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। मनोविश्लेषणवादी जो है शिक्षाविद हैं ये फ्रायड महोदय। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वास्तविक शिक्षा तो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है जब वह बच्चे की जिम्मेदारी संभालना आरंभ करती है। यह विचार किसका है, वास्तविक शिक्षा तो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है ये जब वह बच्चे की जिम्मेदारी संभालना आरंभ करती है। यह कथन किसका है, यह कथन कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रेच क्रेंच जो शब्द है, क्रेच शब्द किस भाषा से लिया गया, जापानी से, जर्मनी से, अंग्रेजी से, तो क्रेच जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किंडरगार्टन विद्यालय, किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित है, किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित है भाई, ड्यूबी के, फ्रॉबेल के, या एडलर के, बताने का प्रयास करें। किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित है, तो फ्रॉबेल महोदय की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, फ्रॉबेल महोदय। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है वह कितने वर्ष के आयु वर्ग के शिशुओं की शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की है वह कितने वर्ष के आयु के वर्ग के शिशुओं की शिक्षा है, तो वो 3 से 6 साल के जो है बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर आपका कौन सा होगा,
अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई? अगला चैप्टर है 22 नंबर चैप्टर। 22वां चैप्टर कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा एवं उसकी समस्याएं। क्योंकि अभी हमने पूर्व प्राथमिक देखा, पूर्व प्राथमिक के बाद में हम प्राथमिक देखेंगे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे? माध्यमिक देखेंगे, उसके बाद में फिर उच्चतम देखेंगे, मतलब उच्च शिक्षा। ओके, ये बात है। तो प्री प्राइमरी हमने अभी देखा, अब इसके बाद में हम प्राइमरी एजुकेशन एंड उसके प्रॉब्लम्स यानी इट्स प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम भाई देखते हैं, चूँकि प्राथमिक शिक्षा की भी बड़ी सारी समस्याएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये शिक्षा के बारे में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। इसके भी कई उद्देश्य रहे प्राथमिक शिक्षा के, जैसे कि बालकों में स्वाध्याय की आदत डालना, और इसके अलावा अन्य लोगों के साथ सहयोग करने की भावना विकसित करना, बच्चों के अंदर मानव श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, अच्छाई एवं सौंदर्य की अभिरुचि बढ़ाना, सफाई और स्वस्थ जीवन की आदतों को विकसित करना, और इसके अलावा सृजनात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की योग्यता को विकसित करना बच्चों के अंदर। इसके अलावा व्यक्तियों को वार्तालाप के लिए जो मातृभाषा होती है, जिसको प्रथम भाषा आप कहते हो, वो उनका ज्ञान का विकास जो होता है प्राथमिक शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। इसके तमाम प्रकार की चीज़ें थी, इसके पाठ्यक्रम को लेकर के आप देखेंगे तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके कई सारे जो है क्या रहे भाई, इसके कई सारे जो है तमाम प्रकार की समस्याएं भी रही हैं इसकी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की, और इसके महत्व भी है, आवश्यकता भी है, और इसको प्राथमिक शिक्षा को लेकर के तमाम सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इन सभी से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं एग्जाम से बनते रहते हैं। अब आइए हम प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया था भाई? तो किया गया था 1957 में, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का मतलब योजना की घोषणा का लक्ष्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य क्या था? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य क्या था? अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या ए तथा बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की जो घोषणा की गई थी, इसका लक्ष्य यही था कि अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, फटाफट से बताने का प्रयास, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से? तो प्राथमिक शिक्षा जो प्रारंभ होती है ये बाल्यावस्था से, जो प्री प्राइमरी यानी कि जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हस्त द्वारा यानी हाथ द्वारा, हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने के समर्थक थे। हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने के समर्थक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, महात्मा गांधी जी, या स्वामी दयानंद सरस्वती जी, या विनोबा भावे जी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हस्त कार्य द्वारा शिक्षा देने के समर्थन में जो थे वो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया? अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की तरफ किसने दिलाया था? राममूर्ति समिति ने, सैंडलर कमीशन ने, या देशपाल समिति ने, या हार्टांग समिति ने? किसने दिलवाया था भाई? किसने दिलवाया था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को, अवरोधन यानी कि छोड़ दें या फिर जो है फेल होने के बाद में क्या चीज़ें करें, ये चीज़ें। ओके, तो इस किस समिति ने जो है ध्यान दिलाया? तो वो हार्टांग समिति थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चला जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के लिए कई उपाय भी बताए गए थे। क्या उपाय बताए थे? कि पहला उपाय यह था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दी जाए। इसके अलावा कक्षा 5 तक स्वयं अगली कक्षा में प्रोन्नति की व्यवस्था की जाए, कि पास कर दिया जाएगा। तीसरा सहयोग मतलब कि ये दिया गया, मतलब तीसरा अवरोधन और अपव्यय को दूर करने के लिए कहा गया क्या? कि सहयोग के लिए शिक्षक अभिभावक संघों का निर्माण किया जाए। इसके अलावा उचित निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। इसके अलावा पाठ्यक्रम सरल बनाया जाए, प्रयोगात्मक किया जाए, व्यवहारिक पाठ्यक्रम का व्यवस्था किया जाए, शिक्षण विधियों व परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। इसके अलावा और विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक था जो है अनौपचारिक यानी घर के अनुरूप बनाया, ताकि लोग जो है जब बच्चा वहाँ पर पढ़ने जाए तो घर के तरीके से पढ़े। पढ़ाई में कमजोर जो छात्र हों उनको व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, बच्चों को उनको उचित जो है दूसरी यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई जाए उनके लिए।
ठीक है। इस प्रकार से गरीब बच्चों को जो पढ़ने आए उनको दूध, भोजन, कपड़ा, पुस्तकें ये सब निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा विद्यालयों को दोपहर के खाने व खेल कूद की उचित व्यवस्था भी दी जाए। इस प्रकार चीज़ें जब होंगी तो अप्यव्यय यानी कि एक प्रकार से जो है लोग जो है कम खर्च के कारण से या फिर एक प्रकार से बोले तो अवरोधन यानी कि फेल हो जाते हैं या फिर इस प्रकार से पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, इनको नहीं आता, तो इस प्रकार से डरने की समस्या ये सब दूर हो जाएगी। ओके, यही सब होता है। तो हार्टांग कमेटी ने सारी चीज़ें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, बताने का प्रयास करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ तो कब लागू हुआ था, 1972 में। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है। प्रश्न क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है। अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 35 में। तो अनुच्छेद 45 में जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया गया राज्य, ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा गया। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो DPSP है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में रखे गए हैं, उसमें ये बातें बताई अनुच्छेद 45 में। ओके, भाग 4 में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या है। प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है, भाषा की समस्या है या आर्थिक समस्या है या प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, प्राथमिक शिक्षा की समस्या है। भाषा भी की समस्या है, भाषा लोग अगर जटिल बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा बच्चों को। और आर्थिक समस्या यानी पैसों के रुपए के मामले में भी। इसके अलावा प्रशिक्षित अध्यापक जो होते हैं उनका भी अभाव है, लोग टीचर जो है पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसके अलावा भी प्राथमिक शिक्षा की समस्या। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। मांटेसरी स्कूलों में आप देखेंगे कि इंटर पास करके जो है लोग जाते हैं, पढ़ा दिया, फिर कुछ भी जानती नहीं लेकिन मैडम बन गई, वहाँ पर जा कर के पढ़ा रही हैं। इसी प्रकार से जो है 12वीं पास कोई बन गए, सर बन गए, जा कर के पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है, लेकिन उनको शिक्षण विधि नहीं पता है। अगर आप कक्षा 12 पढ़ के किसी को पढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपने शिक्षण विधि नहीं पढ़ा। आप शिक्षण विधि पढ़ लो, आप एक भी क्लास ना पढ़ो, शिक्षण विधि जानो और उसके बारे में जो पढ़ाना आपको सिलेबस की ज्ञान रखो, और आप शिक्षण विधि की कैसे बच्चों को हमको पढ़ाना, कैसे डील करना है, तब आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है, तो ये सभी समस्याएं हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या आपके समक्ष है, प्राथमिक शिक्षा की गंभीर समस्या क्या है, अपव्यय या अवरोधन। तो भाई ये दोनों समस्याएं जो हैं ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, अपव्यय और अवरोधन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया। बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली जो सबसे पहले लागू हुई थी वो कहाँ पर लागू हुई भाई, बेसिक शिक्षा प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया था अपने यूपी में। कहाँ पर, अपने यूपी में, यूपी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन थे। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे कौन थे, बर्गन या फ्राबेल या जेम्स थॉमसन, कौन थे भाई भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक थे थेम्स थॉमसन। ऑप्शन नंबर इसका जेम्स थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार किससे, मतलब क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो भाई प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है, इसको उससे कोई नहीं छीन सकता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपका आया वो अगला प्रश्न कौन सा भाई, कौन सा चैप्टर का होगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आपका होगा वो 23वां नंबर चैप्टर होगा। ओके, कौन सा चैप्टर है आपका, 23वां नंबर चैप्टर है। अब कुछ पुस्तक भी लिखी गई हैं इसके बारे में, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पुस्तक के नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से आ सकता है। पुस्तक का नाम, पहली पुस्तक आप ध्यान रखेंगे, एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो। एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है MN मुखर्जी ने। किसने लिखी है, SN मुखर्जी। किसने लिखी है, SN मुखर्जी जी ने लिखी। कौन सी पुस्तक, एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो। ये पुस्तक बड़ी फेमस एग्जाम से में आ सकती है। इसके अलावा और एक पुस्तक ध्यान रखिएगा जो है एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं AN बसु जी। कौन है, AN बसु जी। एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक जो है उसके लेखक हैं। ओके, इसके अलावा एक पुस्तक और ध्यान रखिएगा, उसका नाम है यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इन इंडिया। यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, कंपलसरी यानी कि जरूरी, एंड यानी और, फ्री माने एक प्रकार से फ्री एजुकेशन इन इंडिया यानी भारत में। तो यूनिवर्सल कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इन इंडिया, इस पुस्तक के लिखने वाले कौन हैं, इस पुस्तक को लिखा है DM देसाई महोदय ने। किसने लिखा है, DM देसाई महोदय। किसने लिखा, DM
देसाई महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा एक पुस्तक और है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन है? एस एन मुखर्जी जी। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एस एन मुखर्जी। इसके अलावा एस एन मुखर्जी की एक और पुस्तक है, इंडिया मतलब एजुकेशन इन इंडिया टुडे एंड टुमारो। तो ये दो पुस्तकों में से एक पुस्तक एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो ये चार पुस्तकों का नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार, एजुकेशन इन इंडिया, टुडे एंड टुमारो, मतलब एस एन मुखर्जी। इसके अलावा एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है ए एन बसु ने। इसके अलावा यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन इन इंडिया, इसको लिखा है डी एम देसाई महोदय ने। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसको लिखा है एस एन मुखर्जी जी ने। ओके, ये पुस्तक ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला चैप्टर आपका है माध्यमिक शिक्षा एवं उसकी समस्याएं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम से फटाफट से पूछे जाएंगे और आप आसानी से कर दीजिएगा और एक 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। अगला प्रश्न, चैप्टर का नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा एवं उसकी समस्या, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। यानी प्राथमिक शिक्षा के बाद में आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षा में आप देखेंगे तमाम प्रकार के इसके उद्देश्य हैं कि छात्रों को व्यक्तित्व का चौमुखी विकास किया जाए, छात्रों में व्यावसायिकता मतलब कि जो होती है, जो व्यवसाय करने की स्थिति होती है उसको विकसित किया जाए, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता को विकसित किया जाए, छात्रों को भविष्य में नेतृत्व के लिए तैयार किया जाए, इस प्रकार चीज़ें की जाए। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे माध्यमिक स्तर पर तमाम सारी चीज़ें पढ़ाई जाए आपको, ये सब चीज़ें हैं। माध्यमिक विद्यालय में सामान्य शिक्षा विद्यालय, एक विशिष्ट शिक्षा विद्यालय की व्यवस्था, सामान्य शिक्षा विद्यालय में सामान्य माध्यमिक विद्यालय और बहुउद्देशीय विद्यालय हैं। सामान्य माध्यमिक विद्यालय में आप देखेंगे बालकों के विद्यालय, सह विद्यालय, इसके अलावा बालिकाओं के लिए विद्यालय बनाए गए। और विशिष्ट विद्यालय में आप देखें तकनीकी विद्यालय, पब्लिक स्कूल और विकलांगों के विद्यालय बने। तकनीकी विद्यालय में आप देखेंगे बालकों के विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय और बालिकों के, सह शिक्षा माने बालक और बालिका दोनों पढ़े उसमें, और बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय व्यवस्था। और पब्लिक स्कूल में कृषि विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय बने। तकनीकी विद्यालय में आप देखेंगे कृषि विद्यालय, प्राविधिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय बनाए गए। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी विद्यालयों की कई कैटेगरी बताई गई, हालांकि हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन, टाइम मिलेगा तो। हालांकि आपको यहाँ पर हम प्रश्नों को बताने का प्रयास करते हैं। ओके, एक कथन है, बड़ा फेमस कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, और उनके आयोग के द्वारा कथन कहा गया था। कौन सा कथन है? कथन है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। ये है जो है कथन था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो आयोग था, उस आयोग का। ओके, राधाकृष्णन आयोग का। ओके, ये बात ध्यान रखें, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम से। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है भाई? तो अनुपयोगी पाठ्यक्रम ये भी एक समस्या है, उद्देश्य विहीनता ये भी एक जो है समस्या है, और अनुशासनहीनता की समस्या ये भी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी समस्याएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग, यानी कि 1952 यानी कि 1952 और 53 यानी 1952-53 में का शिक्षा में क्या योगदान है? मुदालियर आयोग 1952 से 53 का शिक्षा में क्या योगदान है? तो योगदान क्या है भाई? अनुपयोगी पाठ्यक्रम, ये भी एक प्रकार से। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य विहीन थी, इसका भी योगदान कहीं ना, और व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ये सभी में कहीं ना कहीं पे जो अनुपयोगी पाठ्यक्रम था उसको उपयोगी बनाना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्य विहीन जो थी उसको उद्देश्यहीन बनाना, ये सभी इसका योगदान था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अच्छा, ये शिक्षा में योगदान आपसे पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुदालियर आयोग शिक्षा में क्या योगदान था? इसका योगदान यही था कि जो है व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, योगदान पूछा गया था ना, चलिए सी लगा दीजिएगा। और अगर यहाँ पर जो है उपयोगी पाठ्यक्रम की बात करता तो हो जाता, और उद्देश्यहीनता मतलब उद्देश्य विहीन ना बोलता तो हो जाता, ये वाला डी वाला। अगला प्रश्न है आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए, क्या सुझाव दिया था? तो शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है भाई। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? बताने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मतलब कि लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय संबंध है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से? तो नवोदय विद्यालय संबंध किससे भाई? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है किसका? नवोदय विद्यालय का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की या माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, यानी इसको आप जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि जो मुदालियर कमेटी है उसकी क्या सिफारिश है। उसकी सिफारिश, पहली सिफारिश ये थी कि प्रत्येक शिक्षक के लिए त्रिमुखी लाभ योजना का प्रारंभ, मतलब कि त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जाए। दूसरा ये सिफारिश थी कि शिक्षा को जो है उत्पादकता से जोड़ा जाए। तीसरी सिफारिश थी कि 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाए। ये बात जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश थी, यानी कि सभी सिफारिश। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। तो मुदालियर आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वो भाई माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया, कब किया गया था। ताराचंद समिति का गठन मुदालियर मतलब कि माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था, 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं इनमें से। छात्रों के नेतृत्व की क्षमता का विकास करना ये उद्देश्य है। छात्रों में व्यवसाय कुशलता की उन्नति करना ये भी है। और यही छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, ये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना ये आपका नहीं हो सकता। छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल। छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, या ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल क्यों नहीं है ये। माध्यमिक शिक्षा का यही उद्देश्य है ना कि वो उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित की जाए, उच्च शिक्षा के लिए उसको योग्य बनाना, ये भी उद्देश्य है। और यहाँ पर अगर नहीं होता तो ये वाला होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कि छात्रों के नेतृत्व का विकास करना, बिल्कुल। छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, बिल्कुल। छात्रों में व्यवसाय कुशलता की उन्नति करना, बिल्कुल। तीनों करेक्ट आंसर होंगे आपके, यानी कि तीनों जो हैं ये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऊपर में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुदालियर आयोग 1952 से 53 का शिक्षा में योगदान बताइए। मुदालियर आयोग का शिक्षा में क्या योगदान है भाई। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, पाठ्यक्रम का जो है विविधीकरण तथा व्यवसायीकरण, पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी करेक्ट आंसर। ये सभी योगदान दिया। आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न जो है आपका ये चैप्टर नंबर 24 से है। 24 नंबर चैप्टर क्या है, उच्च शिक्षा और उसकी समस्या, यानी कि हायर एजुकेशन एंड इट्स प्रॉब्लम। जो हायर एजुकेशन है इसके बारे में यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। ओके, हायर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। राधा कृष्ण जो आयोग आया था 1952 से 53, उसने अनुसार शिक्षा के तमाम सारे उद्देश्य बताए कि छात्रों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए, इसमें छात्रों के नैतिकता, सदाचार और आदर्श नागरिकता का विकसित मतलब उनके अंदर विकसित की जाए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुशल नागरिक उनको बनाया जाए। इसके अलावा सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करें, वो ऐसा उनको बनाया जाए। और इसके अलावा तमाम सारे व्यवसायों का ज्ञान उनको, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, राजनीति, प्रशासन के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। ये तमाम सारी चीज़ें। ओके, तो ये तमाम सारी इसकी जो है चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे हम समझते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अब देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। आइए उन प्रश्नों पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्वविद्यालय का रूप होता है कैसा होता है, तो आवासीय विश्वविद्यालय भी होते हैं, अनुबंधित विश्वविद्यालय भी होते हैं और नामित विश्वविद्यालय भी। तो ये सभी रूप इसके होते हैं। ओके, बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा गया जो प्रशासन की दृष्टि से विद्यालय पाए जाते हैं कितने, तो भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्रांतीय विश्वविद्यालय, ये 3 मुख्य रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की दृष्टि से पाए जाते हैं। उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है, तो शोध करना, शिक्षण करना, समाज सेवा करना, ये सब जो है उच्च शिक्षा का कार्य है। ओके, अब हम इनके द्वारा जो प्रश्न है इसको हम समझते हैं, प्रश्नों के उत्तर को। देखिए, प्रश्न है आपका कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रश्न क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा इनमें से, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो भाई सभी को पता होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ओके, अगर आपका BHU दिया होता है, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या आपको दिया होता है दिल्ली विश्वविद्यालय, तो ये सब क्या है, ये सब आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ओके, अगला प्रश्न है, बाकी लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये सब कैसे विश्वविद्यालय हैं, प्रांतीय। अगला है, अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है। अंतर विषय का आयाम को किसने महत्व दिया है भाई, मुदालियर आयोग ने महत्व दिया, राधाकृष्णन आयोग ने महत्व दिया, कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग ने महत्व दिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी। सन 1982 ईस्वी में भारत में विद्यमान कॉलेजों की जो है संख्या कितनी थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कितनी थी भाई, तो 1982 ईस्वी में भारत में विद्यमान जो कॉलेजों की संख्या थी वो 68 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? बताने का प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम्स में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी? सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी भाई? 2005 तक लगभग 342 विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्तियों में, परीक्षा कराने में। तो भाई इन सभी में जो होता है ये विश्वविद्यालय ही करता है। विश्वविद्यालय स्वतंत्र है कि वो छात्रों को प्रवेश कैसे करवाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे करेगा और परीक्षा कैसे करवाएगा। ये वो निजी है, मतलब कि उसका मामला स्वायत्तता का क्षेत्र है उसका। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान का प्रमुख कार्य क्या है भाई? प्रमुख कार्य इसका क्या है? प्रमुख कार्य की विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? तो भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था भाई? कौन नहीं था भाई? तो लाहौर नहीं था, बाकी लाहौर वाला नहीं था, बाकी कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये सब थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है भाई? काशी विश्वविद्यालय या फिर बनस्थली विश्वविद्यालय या जो है दयाल बाग प्रशिक्षण संस्थान। बताइए कौन सा इनमें से जो है मानित विश्वविद्यालय नहीं है? तो काशी विश्वविद्यालय जो है मानित विश्वविद्यालय नहीं है। ये विश्वविद्यालय की बात की तो केंद्रीय विद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम तीन विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? प्रथम तीन विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले भाई? बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम तीन विश्वविद्यालय जो खुले हैं वो वुड डिस्पैच की जो है एक प्रकार से वुड डिस्पैच की सिफारिश पर खुले। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? राजस्थान विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया या नालंदा विश्वविद्यालय। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है? नालंदा विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी भी विश्वविद्यालय जो है ये भी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? किस वर्ष में हुई भाई? तो 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? देश में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय बना था वो मुंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साहू जी महाराज यानी जो कानपुर विश्वविद्यालय CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर कल्याणपुर में स्थित है। वहाँ पर मैं रहता भी था पहले कल्याणपुर में ही, तो वो विश्वविद्यालय में जानता हूँ विस्तार से। बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मैं जानता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। DDU में गया नहीं हूँ लेकिन जानता हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे और भी विश्वविद्यालय जैसे कि जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल उसको जानता हूँ। BHU में तो मैं गया भी हूँ, जानता हूँ, वहाँ पर वहीं पर पढ़ा, मतलब कि पढ़ भी रहा हूँ वहीं पर। और इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, तो मतलब अधिकतर विश्वविद्यालय को मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के अंदर भी गया हूँ मैं। तो कानपुर विश्वविद्यालय जो है, कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी भाई? कब हुई थी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च शिक्षा को कहते हैं, उच्च शिक्षा को क्या कहते हैं? स्कूली शिक्षा कहते हैं या विद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा? तो जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा होती है उसी को हम उच्च शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अब यहाँ तक आपका 24 नंबर चैप्टर हो गया। अब 25वें चैप्टर की हम बात करते हैं। 25वां चैप्टर, 25वें चैप्टर का क्या नाम है? भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी कि जो है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। ओके, अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। एक्चुअली में भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक, जैसे कि शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन जो है, इससे भी भारतीय शिक्षा प्रभावित हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे शहरीकरण के अलावा जैसे जनसंख्या विस्फोट से भी शिक्षा में एक प्रकार से आप देखेंगे बदलाव हुआ है। इसके अलावा गरीबी यानी पॉवर्टी। ओके क्या पूछा गया आपसे? मतलब भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक में आपका क्या हो गया? पहला तो क्या हो गया? शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। दूसरा जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके अलावा गरीबी यानी पॉवर्टी। ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं पे कारक है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे जो है प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन जो है ड्रेन। इसके अलावा आप देखेंगे और तमाम सारी चीज़ें। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई, इन नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये भी कारक है।
इसके अलावा संसाधनों की बर्बादी की गई, अप्रचलित पाठ्यक्रम, इसके अलावा शिक्षकों की गुणवत्ता भी यहाँ पर कम रही, इसके अलावा स्कूलों का बंद होना, ठीक है, इसके अलावा भ्रष्टाचार और धन का रिसाव, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से क्या हुआ है, जिस कारण से भारतीय शिक्षा जो है एक प्रकार से विकसित नहीं होगी और तमाम सारी समस्याएं आई। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा। यह कथन किसका है, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा मतलब कि जन्म ना लेना ही अच्छा होता है। यह कथन किसका, तो यह कथन है प्लेटो महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ज्ञान और शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युतः वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यह कहा किसने कहा, यह कहा था किसने कहा था भाई, ये महर्षि वेदव्यास ने कहा था। क्या कहा था, ज्ञान जो होता है जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता है, प्रत्युतः वह व्यक्ति को बोलना भी सिखाता है, चलना भी सिखाता है, व्यवहार करना भी सिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वेदव्यास जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा को हम क्या कहते हैं, स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा या फिर विद्यालय शिक्षा। तो उच्च शिक्षा को हम विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम से आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अभी भी ये प्रश्न मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न क्या है, डैश डैश आपको भरना आपको, किससे तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आबादी की आवाजाही से है, यह मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि है। तो बताने का प्रयास करेंगे, समाजीकरण से तात्पर्य या शहरीकरण से। तो बिल्कुल आप शहरीकरण पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो आप, शहरीकरण पढ़ रहे हो, तो शहरीकरण ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। क्योंकि शहरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में आबादी की आवाजाही से है, या मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि है। शहरीकरण ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, शहरीकरण की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे भाई, तो वुड डिस्पैच की, ये मैंने बताया भी था आपको। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी, ये तो मैंने बताया था शायद। इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पर संस्कृत वाला मॉडल पेपर जिन छात्रों का संस्कृत है, पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को समाहित करके बताया गया है। इस 100 से अधिक प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप के, आप इसको देख लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि 104 105 जो आपका है डीडी वालों, आपका तैयार हो जाएगा। बाकी अन्य विश्वविद्यालयों के लिए तो पूरा का पूरा जिनका एक ही पेपर होता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, संस्कृत साहित्य, अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग आप देख लीजिएगा, अभी भी मैंने कल वीडियो पढ़ाई है इसको। और आज भी आपकी क्लास होने वाली थी इकोनॉमिक्स की क्लास, मैंने सोचा था संस्कृत वाले क्लास में बोला था कि इकोनॉमिक्स की क्लास आ जाएगी, लेकिन क्या था कि कल आपका पेपर था, तो मैंने सोचा कि आपको एजुकेशन के बारे में कुछ बता दिया जाए, ताकि और बचा भी था एजुकेशन वाला पोर्शन आपको पढ़ाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, तो इस प्रकार से, और ये मध्यकालीन इतिहास वाला पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास इसमें किया गया है। 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक के पूरे समय काल के बारे में पूछे जाने वाले जो प्रश्न ऑब्जेक्ट आपके, उनके बारे में हम बताने का प्रयास किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 तक पेपर 1 में आपको पढ़ाया जाता है, 1526 से 1757 तक आपको पेपर 2 में पढ़ाया जाता है। और मैंने एक ही वीडियो में पूरे की पूरी चीज़ों को बता दिया। 1257 यानी 1206 यानी दिल्ली सल्तनत से लेकर के, और हमने मुगल पतन तक, यानी मुगलों का जब पतन हो गया वहाँ तक मैंने पढ़ाया। ओके, ये बात देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और भूगोल का तो प्रकार से 1 घंटा 40 से 45 मिनट की वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। टॉप 100 क्या, लगभग उसमें बहुत सारे प्रश्न, पूरे के पूरे चैप्टर को हमने उसमें समाहित करने का प्रयास किया है, और पूरा एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो के तौर पर उसको ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको बताया, लगभग 1 घंटे 37 मिनट हो चुके हैं, विस्तार से हमने हर एक चीज़ को आपको समझाया, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं, और आपके कोई भी दिक्कत नहीं हुई कल की परीक्षा में। तो ये एक प्रकार से आपका बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो BA सेकंड सेमेस्टर भूगोल की वीडियो देख लीजिएगा, होम साइंस वाली। ओके, इसके अलावा सोशियोलॉजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने बताए। इसके अलावा इससे पहले सोशियोलॉजी का एक मॉडल पेपर मैंने और दिया था, उसमें बताया था, चैप्टर 1 का भी दिया था, उसमें बताया था। ओके, अब हिंदी साहित्य का आप लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जल्द ही हिंदी साहित्य के सारे प्रश्न आपके आएंगे, तो आप परेशान मत होइए। हिंदी साहित्य को लेकर के जल्द ही हिंदी साहित्य के बहुत सारे प्रश्न आपके समक्ष आने वाले हैं। शिक्षा शास्त्र का ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो की बात कर रहा था। इस वीडियो में हमने 100 से अधिक प्रश्नों को भी बताया है, और चैप्टर 12 तक इस वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। तो ये पार्ट 1 है, और आज की वीडियो जो हमने बताई अभी भी, ये पार्ट 2 है आपकी। तो इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मैंने दोनों वीडियो को सेट कर दूंगा, मतलब सेट
है, एक वीडियो तो सेट है और ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में मैं लगा दूंगा, दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो कि आप छोड़ कर चला जाए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर इस प्रकार से आपके प्रश्न एग्जाम्स में ऐसे ही सारे के सारे प्रश्न आएंगे। ओके, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।